Hello students, welcome back to my channel Learn in Short Time. Today I am here to teach you class 6th 9th history chapter Traders, Kings and Pilgrims. So let's start the chapter. And the first topic is how to find out about trade and traders. First point, South India was famous for gold, spices, especially paper and precious stone. Second point, paper was particularly valued in the Rome Empire. पेपर का ज़्यादातर वैल्यू रोमन एम्पायर में किया जाता था एज ए ब्लैक गोल्ड. ट्रेडर्स उनको कैरी करके सी रास्ते से ले जाते थे, ले जाकर रोम में जाकर उनको बेचते थे. And the third point is there must have been quite a lot of trades as many Rome gold coins have been found in South India. साउथ इंडिया में आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला है रोम गोल्ड कॉइन जो कि रोमानियन कॉइन है और जो कि साउथ इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम पे यूज़ हुआ करता था. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रेडर एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स. ट्रेडर लोग ज़्यादातर सी रूट्स से व्यापार करने जाते थे, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादातर सी रूट्स मतलब एक्सप्लोर करते थे. जो सी रूट्स वो लोग खोज कर निकालते थे वो कुछ सी रूट्स कोस्ट पे भी होते थे जैसे नदी के साइड में, और देयर वेयर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी के भी सी रूट्स होते थे, बे ऑफ बंगाल के भी, वेयर sailors took advantage of the monsoon wind to across the sea more quickly. मीन्स जो लोग चलाते थे नाव उनको सेलर्स कहा जाता है. वो लोग ज़्यादातर एडवांटेज लेते थे ये जो हवा का झोंका जिस साइड से जाता था उस साइड से वो लोग नाव चलाते थे, नाव या शिप्स चलाते थे ताकि जल्दी पहुंचा जाए एरिया में जहाँ पर उन लोग का डेस्टिनेशन है, जल्दी पहुंचा जाए. And the next topic is new kingdoms along the coast. First point, the southern half of the subcontinent is marked by a long coastline. साउदर्न हाफ का जो सबकॉन्टिनेंट था वो बड़ा सा रिवर कोस्टलाइन से मार्क किया गया था, जिस कोस्टलाइन में हिल्स इंक्लूडेड थे, रिवर्स वैली इंक्लूडेड थे और बड़े बड़े प्लेटूज भी इंक्लूडेड थे. एंड द सेकेंड पॉइंट इज अमंग द रिवर वैली that of the Kaveri is the most fertile. उन रिवर वैली में मीन्स जो रिवर वैली से पूरा साउदर्न मोस्ट कोस्टलाइन घिरा सब कॉन्टिनेंट का कोस्टलाइन दिया हुआ था, उसमें सबसे फर्टाइल प्लेट्यू था कावेरी रिवर का. चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल. और जो लोग ये रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे वो लोग बहुत पावरफुल होते थे. एंड द थर्ड पॉइंट इज इन संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर. दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स. मीन्स ये तमिल वर्ड है, इनका मीनिंग है तीनों चीफ्स को लेकर, यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज. जो ये चीफ्स जो कि तभी के टाइम पे जो 3 रूलिंग बहुत पावरफुल रूलिंग फैमिली के थे उनको कहा जाता था, जैसे चोलास, चेरास एंड पांड्यास हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 years ago. एंड द फोर्थ पॉइंट इज ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर ऑफ पावर. तीनों चीफ्स के 2 सेंटर ऑफ पावर होते थे जो कि आइलैंड और कोस्ट एरिया होते थे. Of these 6 cities, 2 very important areas are Puhar and Kaveripatnam, the port of Cholas, and Madurai, the capital of Pandyas. And the fifth point is the chief did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. वो लोग ज़्यादातर रेगुलर टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, वो लोग ज़्यादातर ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स के हिसाब से पीपल से टैक्स लेते थे. दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट्स फ्रॉम नेबरिंग एरियाज. वो लोग नेबरिंग कंट्रीज से भी ट्रिब्यूट्स लेते थे. दे कीप सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर. वो लोग कुछ वेल्थ अपने पास रखते थे और कुछ उनके जो सपोर्टर्स होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली. उनके फैमिली मेम्बर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सोल्जर्स में और पोइट्स में जो लोग उनके बारे में लिखते थे.
Next point describe that many poets whose composition are found in Sangam collection composed poems in pairs of chiefs who often rewarded them with precious stones, golds, horses, elephants, and fine clothes. And the seventh point is around 2000 years later, a dynasty known as the Satavahanas become powerful in West India. वेस्ट इंडिया में 2000 ईयर्स के बाद एक न्यू डायनेस्टी फॉर्म हुआ जिसका नाम सतवाना डायनेस्टी था, जो कि बहुत पावरफुल बना आगे जाकर. एंड द 8 पॉइंट सेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाना वॉज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी. The next topic is the story of the Silk Route. First point, the rich glossy color of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. Second point, making silk is a complicated process. Raw silk has to be extracted from cocoons of silkworm, spun into thread and then woven into cloth. पहले सिल्क वॉर्म से सिल्क निकाला जाता था, फिर थ्रेड जैसे बनाया जाता था और फिर उनसे क्लोथ बनती थी. एंड द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वेर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 years ago. Fourth point, well, the method remain a closely granted secret for थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन चाइना. चाइना लोग ज़्यादातर ये जो प्रोसेस है वो सीक्रेट ही बना कर रखते थे, जिनमें वो लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते थे ताकि उनका पूरा सिल्क का बिजनेस पूरा उनका ही रहे और पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस फैले. And the fifth point is some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. कुछ लोग ट्रैवल करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब वो लोग अपने साथ सिल्क ले जाते थे. वो लोग फुट मतलब ऐसे पैदल भी ट्रैवल करते थे, हॉर्स के पीठ पर लाद कर भी ट्रैवल करते थे और कैमल्स में भी ट्रैवल करते थे. और वो ट्रैवलिंग एरिया मतलब जो जिस रूट से वो लोग ट्रैवल करते थे सिल्क को लेकर, उस रूट को सिल्क रूट से जाना जाता है. चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread farther west. Chinese ruler बहुत जगह पर अपने सिल्क को भेजते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ताकि उनका सिल्क का जो व्यापार है वो ज़्यादातर फैले, जो कि वेस्ट में बहुत फैला था. And the seventh point is about 2000 years ago wearing silk became the fashion amongst ruler and rich person in Rome. It was very expensive as it had to be brought all the way from China along dangerous routes through mountains and deserts. 8 point is people living along the route often demanded payment for allowing traders to pass through there. जब ट्रेडर्स सिल्क रूट से पास करते थे तब वहाँ के रहने वाले लोग उनसे पेमेंट डिमांड करते थे ताकि सिल्क जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है, अगर उनको कोई लूट ले तो वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे. एज ए प्रोटेक्टर वो लोग डिमांड करते थे कि उनको पेमेंट दिया जाए ताकि वो अच्छे से उनको प्रोटेक्ट कर पाए. पॉइंट 10 डिस्क्राइब्स this was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the routes. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. इधर कहाँ गया है वही कहाँ गया है जो कि मैंने पहले पॉइंट में बता दिया कि रॉबर्स से उनको बचाने के लिए वो लोग जो ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स लेते थे एज ए फी लेते थे वो सब. And the 11th point describes the best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. And the 12th point describes there are two major centers of power were Peshawars and Mathura. 13th point describes during their rule a branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. Means
तभी तब के टाइम का ट्रेडिंग सिस्टम कहा गया है, जो कि रोमन एम्पायर को जाता था, जो सिल्क वो कैसे जाता था इधर अच्छे से कहा गया है. And the 14th point says the Kushanas were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coin. कुशाना वो फर्स्ट रूलर थे जो कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन एज ए वो लोग पहले के टाइम में क्या होता था, वो लोग चीज़ें देकर चीज़ें एक्सचेंज करते थे, ऐसे ट्रेड होता था. अगर हम लोग के इधर से सिल्क जा रहा है तो उधर से शायद ग्रेन आ रहा है, तो ऐसे करके एक्सचेंज किया जाता था. पर कुशाना जो फर्स्ट कंट्री मतलब एक किंगडम थे जो कि कॉइन इन्वेंट किए थे एज ए एक्सचेंज, कुछ लेने के बाद वो लोग कॉइन देते थे, जो कि अभी मॉडर्न टाइम में होता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. फर्स्ट द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्क, who ruled around 1900 years ago. And second point, he organized a Buddhist council where scholars meet and decide important matters. Means कुशाना जो राजा थे वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल नाम के काउंसिल खोले थे, जिसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होते थे, धर्म से रिलेटेड होते थे, तो उधर डिस्कस किया जाता था. Third point is Ashwagosha, a poet who composed a biography of Buddha, the Buddha Charita. ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि अश्वघोषा या फिर बुद्ध चरिता कौन कंपोज किए थे, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा. एंड द फोर्थ पॉइंट इज ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज मायाना बुद्धिज़्म वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड ऑल्सो. इस पीरियड में भी मायना जो बुद्धिज़्म है एज ए एक फॉर्म मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन वो भी डेवलप्ड हुआ था, ताकि सोसाइटी के कुछ लोग जो विडोज़ होते हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो उनके लिए उनका एक संस्था शुरू हुआ था एज ए बुद्धिज़्म के नाम पर, बुद्ध के नाम पर. नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट फर्स्ट चेंजेस हेल्ड बाय द बुद्धिज़्म रिलीजन इज Buddha presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree. Means बुद्धा के जो शिष्य थे वो कुछ बुद्ध के स्कल्पचर्स बनाए थे, जैसे वो पीपल ट्री के नीचे ध्यान करते थे, ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स सब रखे गए थे जहाँ पर बुद्धा ध्यान करते थे, जहाँ पर उनका मॉनेस्ट्रीज बना है, जहाँ पर उनके सब शिष्य रहते हैं. तो ये चेंज हेल्ड हुआ था जो कि उनके शिष्य द्वारा, उनके फॉलोअर्स द्वारा किया गया था. एंड द बी पॉइंट इज स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड इन मथुरा एंड इन तक्षशिला. ज़्यादातर बुद्धा के स्टैचूज़ जो कि तभी के टाइम पे बने हुए थे वो ज़्यादातर मिलेंगे मथुरा और तक्षशिला में. पॉइंट सी डिस्क्राइब्स बोधिसत्वास. व्हाट इज़ बोधिसत्वास? ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा. दिस वॉज सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट. मीन्स ये वो पर्सन्स हो सकते हैं जो कि ध्यान करते करते जो एनलाइटमेंट प्राप्ति, जिनको भगवान प्राप्ति होती है, वो पर्सन्स हो सकते हैं. वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड live in complete isolation and meditated in place. मीन्स बोधिसत्वा जो कि भगवान प्राप्ति करते हैं, जो लोग ध्यान करते करते जब वो लोग मेडिकेट करते हैं तब उनको एनलाइटमेंट प्राप्ति होती है, मीन्स भगवान प्राप्ति होती है. और मेडिकेशन करने के लिए एक कंप्लीट आइसोलेशन स्टेज में चला जाना पड़ता है, जो कि उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, सिर्फ वो लोग भगवान के नाम जपते रहते. और कुछ इंसानों को लगता था, मतलब कुछ फॉलोअर्स, बुद्धा के कुछ फॉलोअर्स थे जो कि मेडिकेशन में बैठे रहते थे, और बुद्धा के कुछ फॉलोअर्स जो कि हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मतलब मेडिकेशन करने के अलावा वो लोग दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल. मीन्स वो लोग विश्वास करते थे, कुछ पर्सन विश्वास करते थे मेडिकेशन में, और कुछ पर्सन विश्वास करते थे कि जाकर बुद्धा का अगर पूरा जो स्पीच है, जो बुद्धा सिखाए थे, उनका टीचिंग्स अगर सब जाकर स्प्रेड किया जाए तो
ऐसे ही दुनिया बदलेगी और ऐसे ही भगवान प्राप्ति दुनिया में ही हो सकती है विदाउट मेडिकेशन। वो लोग ये मानते थे, कुछ फॉलोअर्स ये मानते थे। 6 point describes the worship of bodhisattvas become very popular and spread throughout Central Asia, China and later to कोरिया एंड जापान। ये बुद्धा का जो वर्शिप है, जो कि बुद्धा के फॉलोअर्स बोधिसत्वास थे, वो लोग हर जगह जाकर स्प्रेड करते थे, इसीलिए उनका जो बुद्धिज़्म है हर जगह सेंट्रल एशिया में, चाइना में एंड कोरिया और जापान में भी फैल जा रहा था। And the 7th point is Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. Means बुद्धिज़्म जो कि वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में भी स्प्रेड किया था, जहाँ पर बहुत सारे केव्स थे जो कि मॉन्क्स के लिए बनाए गए थे। जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे वो लोग मॉन्क्स थे। वो लोग जब जगह जगह जाते थे तब उधर उनके जो शिष्य मीन्स वो फॉलोअर्स के जो शिष्य होते थे वो लोग उनके रहने खाने पीने के लिए ये देखभाल करते थे। तो उनके रहने के लिए वो लोग केव्स अच्छे से रेडी करते थे ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। 8 point is traders probably halted in these caves monasteries during their travels. ट्रेडर्स भी इधर रुकते थे मोनेस्ट्रीज़ में, केव्स में, जब वो लोग अपना ट्रेडिंग करने जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। तब उनको जब रात को रुकने की आवश्यकता पड़ती थी तब वो लोग इस मोनेस्ट्रीज़ और केव्स में रुकते थे। एंड द 9 point इज़ बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, Myanmar, Thailand and other part of Southeast Asia including Indonesia also. मीन्स ये सब जगह में बुद्धिज़्म सब स्प्रेड किया, मतलब स्प्रेड हुआ था अच्छी तरीके से। किनके हेल्प से? बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो लोग जगह जगह जाकर टीच करते थे, जो कि बुद्धा का टीचिंग था, जो कि बुद्धा का पाथ था, वो सबको दिखाते थे। एंड द 10 point इज़ द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इज़ नोन एज थिरावदा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ सकता है, थिरावदा किसको कहते हैं, या फिर एमसीक्यू में दिया जा सकता है 1 मार्क का। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि बुद्धिज़्म का ओल्डर फॉर्म जो कि बुद्धा एक नाम दिए थे उनका नाम था थिरावदा, फिर बाद में जाकर इनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया गया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पिलग्रिम्स। व्हाट इज पिलग्रिम्स? आंसर, द मैन एंड वुमेन हु अंडरटेकन जर्नी टू होली places in order to offer worships. मीन्स पिलग्रिम्स उनको कहते हैं जो लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। जो लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे उन लोगों को पिलग्रिम्स कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। दे रोट ऑफ द डेंजरस दे अकाउंटेड ऑन देयर ट्रेवल्स विच often took years of the country and the monasteries that they visited and the book they carried back with them. मीन्स ये जो पिलग्रिम्स होते थे इस पॉइंट में यही कहा गया है, जो तीर्थ यात्री होते वो लोग जब तीर्थ यात्रा करने जाते थे तब उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसी कठिनाइयों को उन लोग एज ए डायरी में उतारते थे, एज ए बुक में। वो डायरी में उतारने के बाद वो चीज़ एज ए बुक पब्लिश होते थे और उनको पढ़ के हमको समझ में आता था कि पहले के लोग जब तीर्थ यात्रा करने जाते थे तब कितने सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, फिर उनको पुण्य प्राप्ति होती थी। ये उनका मानना था कि तीर्थ यात्रा के बाद उनको पुण्य प्राप्ति होती थी। वो लोग इसीलिए इन सब कठिनाइयों को उठाने के लिए तैयार हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज ज़ुएनज़ांग हु टुक द लैंड रूट back to China carried back with him statues of Buddha made up of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts landed loaded on the back of 20 horse. मीन्स ये ज़ुएनज़ांग जो थे वो भी एक पिलग्रिम्स थे, जो कि एक तीर्थयात्री थे जो गए थे बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्रीज़ में और उधर जाकर बुद्धा के सब सामान, कुछ चीज़ें उठाकर ले आए ताकि सब लोगों को बुद्धा के बारे में बता पाए, उनकी महान कीर्ति के बारे में बता पाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस रिवर। ही स्पेंट द
rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit to Chinese. Means ये जुइनजैंग जो थे वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अपने साथ लाए थे वो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स तो डूब गए, ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स 50 से ज़्यादा डूब गए, और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे थे उनको वो ट्रांसलेट पूरा अपना ज़िंदगी लगा दिए ट्रांसलेट करने में, कि चाइनीज़ में ट्रांसलेट, वो तो सब संस्कृत में थे, सब चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने के लिए पूरा ज़िंदगी लगा दिया. And the next topic is Nalanda, a unique center of Buddhist learning. First, Xuizhang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, which is now situated in Bihar, the most famous Buddhist monasteries of that period. Next topic is the beginning of Bhakti. First, this was also the time when the worship of certain deities, which become a central features of later Hinduism, gained in importance. These deities include Shiva, Vishnu, the goddess such as Durga. Means इधर कहा गया है कि उस टाइम पे कुछ डाइटीज़ जैसे हिंदू भगवान कुछ उभर कर आए जो कि शिव थे, विष्णु थे और माँ दुर्गा थी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ भक्ति. भक्ति क्या होता है, सॉरी पॉइंट नहीं क्वेश्चन है. भक्ति इज़ जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी. मीन्स भक्ति जो वो पर्सन, एक पर्सन जो एक किसी चीज़ का भक्त है, मतलब किसी भगवान का भक्त है, तो उसे वो भक्त जो उनके लिए करता है उसको भक्ति बोलते हैं. इधर भक्ति के बारे में कुछ और पॉइंट्स कहा गया है जो कि व्हाट इज़ भक्ति से रिलेटेड है ये क्वेश्चन से. एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस डाइटीज वेर वर्शिप थ्रू भक्ति, एन आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम. Anybody, whether rich or poor, belonging to so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. Means जो भी हो, जो बड़े इंसान हो, रिच या पुअर, वुमेन, मैन, सब लोग ये भक्ति के भगवान को पूजा करने का जो पाथ है ये फॉलो करते थे. थर्ड पॉइंट इज the idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of the Hindus, which is included in the Mahabharata. जो कि हिंदू का बुक है भगवद गीता, उनके बारे में उसके बारे में कहा गया है. And the fourth point is those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of God or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. मीन्स जो सच्चे भक्त होते थे वो ये हवन करो, ये करो, वो करो नहीं करते थे. वो एक ही डिवोशन, मतलब अगर कोई दुर्गा को मानता है तो दुर्गा को ही मानेगा, और अगर कोई विष्णु को मानता है तो विष्णु को मानेगा. एक ही डिवोशन में अपने भक्ति का मार्ग प्रदर्शित करते थे. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ ए डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद ए प्योर हार्ट, the deity will appear in the form in which he or she may desire. So the deity could be appear as a human being, lion, tree or any other form. Means इस पॉइंट में कहा गया है कि अगर एक भक्त जिस भगवान का पूजा करता है, अगर वो अपने सच्चे मन से अपना पूजा प्रार्थना करे तो वो जैसा चाहता है वैसे तरीके से वो भगवान उनके सामने प्रकट होते थे और उनका विश या फिर उनका डिज़ायर पूरा करते थे. मतलब जैसे तुम अगर ये मांग रहे हो तो मैं ये दे दूँगा. पहले के टाइम पे आप बहुत टीवी सीरियल्स, भगवानों के टीवी सीरियल्स में देखे होंगे, तो ऐसे ही होता था. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डाइटीज़. मीन्स ये शिव, दुर्गा, पार्वती, फिर जितने भी भगवान हैं, जब ये आइडिया, मतलब भक्ति का जो ये आइडिया है कि हम इमेजिन करते हैं कि भगवान ऐसे है, शिव भगवान ऐसे है नीला कलर का, और कृष्ण भगवान ऐसे है, तो ये आइडिया जब एक्सेप्टेंस में आया तब बहुत सारे आर्टिस्ट मिलकर बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस, स्कल्पचर्स बनाने लगे भगवानों की. एंड द सेवन पॉइंट इज भक्ति इंस्पायर्स सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ इन दिस वर्ल्ड, विच इज आर्ट, कल्चर्स, poetry and architectures and also sculptures. And the next topic is Hindu. The word Hindu, like the term India, is derived from the river Indus.
इंडिया जो वर्ड है वो इंडस रिवर के पास सबसे पहला सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इंडिया जो है वो इंडस रिवर के नाम से नाम दिया गया है। एंड द हिंदू वॉज यूज्ड बाय अरब्स और ईरानियंस लोग हिंदू वर्ड यूज़ करते थे, क्योंकि वो लोग ईस्ट के रिवर के साइड में जो लोग रहते थे उनका कल्चर और उनका प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, रिलीजियंस बिलीव्स देखकर उनका नाम एज ए हिंदू रखे थे। और ये टॉपिक है जो एल्सवेयर से है, आपके बुक के पीछे जो एल्सवेयर है उधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे क्रिश्चियनिटी कैसे आया और प्रॉफिट मोहम्मद, ये सब। तो मैंने कुछ एक पॉइंट उधर से उठा लिया और बाकी सारा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है आपके क्लास के लिए। फर्स्ट, about 2000 years ago, Christianity emerged in West Asia. Jesus Christ was born in Bethlehem, which was the part of Roman Empire. Christ's teaching were that he was the savior of the world. Means, he also taught people to treat others with love and trust others, just as they themselves wanted to be treated. मीन्स इधर कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि वो बॉर्न कहाँ हुए थे, वो क्या टीच करते थे और उनका उसूल क्या था, जैसे बुद्धा के बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा मिक्सड अप है, इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन, उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। इससे अलावा और कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, फिर भी मतलब मैंने पढ़ा है ये चैप्टर अच्छे से 3-4 बार पढ़ा है, तो एक आइडिया हो जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आप कुछ पढ़े और ना पढ़े, पूरा चैप्टर अच्छे से समझे और फिर ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ ले तो हो जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, सेकेंड, व्हाट इज़ भक्ति, एंड थर्ड इज़, राइट अबाउट द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। Thank you for watching this video. Do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you once again. Bye bye.